बच्चों देखो, जो इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पढ़ रहा है उसके लिए रिवीजन हो जाने वाला है। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है आप लोग जो रिवीजन है ना वो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स इतने कम होते जा रहे हैं। आप लोग अगर प्रॉपरली रिवाइज करोगे ना खुद से, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के इतने कम मार्क्स आएंगे जितने अभी आ रखे हैं। देखो, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जितनी भी मेरे पास बायोडाइवर्सिटी है उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया था अलग अलग किंगडम्स के अंदर। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, इससे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिस के पी। ये पता है कपकोफकस, के फॉर किंगडम, किंगडम, सी फॉर फाइलम, फाइलम, सी फॉर क्लास, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, order, family, फैमिली, जीनस, जीनस एंड स्पीसीज। इसका मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ने वाली हूँ, किंगडम की। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको हमने कितने किंगडम में क्लासिफाई किया, फिर उन किंगडम्स के अंदर कौन कौन से फाइलम्स आएंगे वो पढ़ते हैं, फिर फाइलम्स के अंदर क्लास पढ़ते हैं, देन ऑर्डर पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर लोग यहाँ पे एक ट्रिक देखे, तो मेरे पास एक ट्रिक थी, LECH, एल फोर लीनियस। लीनियस। तो मेरे पास जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ई फोर अर्नेस्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सी फोर कॉपलैंड, कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एंड एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मेरे पास कौन कौन से किंगडम्स आए थे, एनिमेलिया। ठीक है, ये मेरे पास दो किंगडम्स आए थे। अब जरूरत ये आती है कि भाई जब कैरोलस लीनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया मेरे को दे दिया, तो फिर अर्नेस ने आके एक नया किंगडम क्यों हमको दिया था, क्या इसके पीछे रीजन था। तो पहली चीज ये आती है कि भाई प्लांटी और एनिमेलिया को उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था। उन्होंने डिवाइड किया कि जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको उठा के प्लांटी के अंदर रख दिया, जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है उनको किस में रख दिया, एनिमेलिया के अंदर रख दिया। ये था उन्होंने। उसके साथ उन्होंने क्या किया था कि इसके साथ जब उन्होंने सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल वालों को डिफ्रेंशिएट किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो मिसमैच हो गए थे। मिसमैच का मतलब कि कुछ प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, कुछ यूनिसेलुलर्स को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, और कुछ फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया। ये किस में आ जाएंगे, हमारे कैरोलस लीनियस के ड्रॉबैक्स में आ जाएंगे। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ, ऑटोट्रॉफिक को हेटरोट्रॉफिक के साथ। ये चार आप लोगों को याद रखना है। याद रहेंगे सब कुछ। एग्जाम्पल हमारा लेते हैं अमीबा और वर्टिब्रेट। अमीबा को भी इन्होंने एनिमेलिया के अंदर रखा। अमीबा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। उसी के साथ साथ इन्होंने वर्टिब्रेट्स को भी रख दिया, और वर्टिब्रेट क्या है, मल्टीसेलुलर है। मतलब इनके क्लासिफिकेशन में कोई बेसलाइन नहीं थी कि भाई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ है। बहुत सारे कैरेक्टर्स मिसमैच हो गए थे इसकी वजह से। फिर हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, देन फोर किंगडम आया, फिर फाइनली मेरे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जिसके अंदर मेरे पास पांच किंगडम से। द फर्स्ट वन इज ये फाइव किंगडम्स इन्होंने दिए हमारे पास। अब इन किंगडम के अंदर इन्होंने क्या किया भाई, मोनेरा क्या, इन्होंने सिंपली एक गाइडलाइन मेरे को दे दिया कि मेरे पास कोई भी यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कौन, प्लस प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये तो सबको क्लियर हो गई। तो उन्होंने वो किसके अंदर रख दिया, मोनेरा के अंदर रख दिया। प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने क्या रखा, यहाँ से हमारे सारे यूकैरियोटिक्स आ गए थे। प्लस ये प्रोकैरियो जो प्रोटिस्टा थे वो हमारे ऑटोट्रॉफिक थे या हेटरोट्रॉफिक थे,
ऑटो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, दोनों हो सकता ऑटोट्रॉफिक। है ना। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर थे या मल्टी सेलुलर है? यूनिसेलुलर। तो मतलब यहाँ पे सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, तो इन्होंने बोला जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है सबको मोनेरा के अंदर रख दो, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दो। ये अगर मैं सिर्फ यूनिसेलुलर को लेके क्लासिफिकेशन करती तो जितने मोनेरा के मेंबर्स है, जितने प्रोटिस्टा के मेंबर्स है, सबके सब एक किंगडम के अंदर आ जाते हैं या नहीं आ जाते? लेकिन हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी ले लिया, इसलिए मेरे को अलग अलग किंगडम्स यहाँ पे बनाने पड़ गए। फिर इसके बाद मेरे पास फंजाई आता है। फंजाई यूकैरियोटिक होता है प्लस हेट्रोट्रॉफ होता है। प्लांटी हमेशा ऑटोट्रॉफ होता है, एनिमेलिया हमेशा हेट्रोट्रॉफ होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो किंगडम अकेले ऐसे हैं जो इसके अंदर ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों आएंगे। मैम प्रोटिस्टा भी तो होते हैं। कौन से? सैप्रोफिटिक भी होता है प्रोटिस्टा में। हाँ, इसीलिए तो हेट्रो लिखा ना, ऑटो हेट्रो दोनों। ठीक है। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने, इसका बेसिस क्या था? पहला बेसिस इन्होंने सेल स्ट्रक्चर लिया कि भाई प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। फिर इन्होंने इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया कि यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है। फिर इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिया, फिर न्यूट्रिशन लिया, एंड देन एक अगेन एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर इन्होंने लिया था वो क्या लिया था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि भाई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है इनकी, इनके एंसेस्टर्स कैसे थे, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हमारे पास कैसी है, वो भी इन्होंने कैरेक्टर लिया था। तो पहला सेल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देन फाइलोजेनी। सॉर्टेड यहाँ तक? यहाँ तक देखो ये चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। फिर जो नॉन बेसिक चीजें हैं वो क्या है? एग्जाम्पल लिखना। मेरे पास आता है क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या है क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला? ब्लू ग्रीन एल्गी। या मल्टी सेलुलर? कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, दो और एग्जाम्पल लो, अमीबा और पैरामीटर। ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर है। और ये यूकैरियोटिक है। ठीक है। हमारे पास जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं ये एल्गी है तो इसको किस में रखूंगी? प्लांट में। एनिमेलिया में। ये तो हमारे भाई कैरोलस लीनियस ने ऐसे ऐसे मेरे को बताया था कि हम ऐसे रखेंगे, लेकिन जब मेरे पास आर.एच. विटेकर आए उन्होंने कुछ अलग ही चीज किया। आर.एच. विटेकर यूनिसेलुलर एल्गी को किस में रखा इन्होंने? प्रोटिस्टा में। ये क्या होता है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? यूकैरियोट होता है एल्गी। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये भी यूनिसेलुलर। तो इन चारों को उन्होंने किस में रखा होगा? प्रोटिस्टा में। इसके अंदर रखा होगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो मेरे को देखने के लिए मिला था कि भाई हमारे कैरोलस लीनियस ने इनको अलग अलग रख दिया था, लेकिन आर.एच. विटेकर ने इनको साथ रख दिया। ठीक है, याद रहेगी ये चीज? क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लेमाइडोमोनास और अमीबा को अकॉर्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से किंगडम में रखा गया, बट अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर इनको किसमें रखा गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। इन तीनों को किस में रखेंगे? ये तीनों के तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर एल्गी। देखो एल्गी भी दो टाइप की है, जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी है वो प्रोटिस्टा में जाएंगी, जितनी भी मल्टी सेलुलर एल्गी है वो किस में जाएंगी? प्लांटी में। प्लांटी में जाएंगी। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई जितने भी मेरे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है वो सब मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा के अंदर, यूनिसेलुलर एल्गी भी प्रोटिस्टा के अंदर, मल्टी सेलुलर एल्गी प्लांटी के अंदर। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? चलो
अभी यही चीज है हमारी एनसीईआरटी ने भी कहीं ना कहीं बताया हुआ है कि मेरे पास क्या क्या आता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर मेरे पास प्लांटी और एनिमेलिया था। ठीक है, इन्होंने क्या, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सब के बीच में कोई प्रॉपर डिस्टिंग्विशन नहीं था। इसीलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो अनकैटेगराइज रह गए थे उस टाइम तक। फिर उसके बाद क्या किया गया, gross morphology and need was also filled that including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, mode of reproduction, evolutionary relationship। मतलब पहले सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर डिस्टिंग्विश कर रहे थे हम लोग, फिर इन्होंने बोला कि नहीं, इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया था। अब ये जो टेबल दिया हुआ है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करना है। सबसे पहले मोनेरा में मेरे को याद रहता है कि भाई मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट आएंगे, इसके बाद सारे के सारे यूकैरियोट्स आएंगे। सेल वॉल याद रखना है, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती। तो किससे बनी होती है वो? पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड। टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया है ना, ठीक है। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर भी बोल रहे हैं कि भाई सेल वॉल हो सकती है लेकिन कुछ के अंदर होगी, सब के अंदर नहीं होगी। फंजाई का हमें याद रहता है काइटिन की बनी होती है, काइटिन का मोनोमर्स नाग और नाम। फिर सेलुलोज आता है मेरे पास, सेलुलोज, और एनिमल्स के अंदर तो एब्सेंट ही होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होगी, बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा सेलुलर होंगे, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होंगे, बिकॉज मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों के अंदर यूनिसेलुलर आता है। फंजाई मल्टी सेलुलर होगा और लूज टिश्यूज उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। प्लांटी के अंदर ऑर्गन और टिश्यूज होंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली किसके अंदर होता है? एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांटी के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाओ, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ऑटो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। ऑटो में देखो कौन कौन से हैं, कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है, मतलब लाइट के थ्रू अपना फूड बनाएंगे या किसी केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके अपना फूड लेंगे। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकता है। सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे, पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रह के फूड लेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक भी आ सकता है एंड नॉर्मल हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप के अंदर अगर इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि सेप्रोफाइट है, पैरासिटिक है, कैसा है, तो तीनों टाइप के हो सकते हैं। फंजाई में इन्होंने बोला है सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक होगा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। एल्गी अगेन सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होगी। एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक होंगे, उसमें होलोजोइक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है, तीनों यहाँ पे पाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है बच्चों, इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन बन जाता है। मैम बोलो। मैम आपने सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या बताया था? सेप्रोफाइटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेता है, ओके डेड मैम। एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैम मैटर। हाँ जी, ये नाग और नाम का मतलब क्या है? नाग और नाम जो मेरा काइटिन होता है ना बेटा, ये काइटिन के मोनोमर्स हैं। यस मैम। कल पढ़ाया था ये मैंने क्लास में, काइटिन के मोनोमर्स होते हैं यस मैम। नाग और नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। मैम होलोजोइक मींस क्या होगा? होलोजोइक जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं, पहले फूड को इंजेस्ट करना देन डाइजेस्ट करना। ओके मैम। आरएच विटेकर ने 5 किंगडम मतलब क्या होता है? किसका बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सेल वॉल बनी होती है इसकी प्रोकैरियोट्स में, मोनेरा की मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है, ओके मैम। ठीक है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था ये हम लोगों को पता है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, सेल स्ट्रक्चर पहले, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनके बेसिस पे। ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हमारे पास एक 6th किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया था।
सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल फोर्स ने दिया था। इन्होंने क्या दिए थे? किंगडम से बड़ा क्या होता है? डोमेन होता है। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास 3 डोमेन्स प्रेजेंट होंगे, ये ना याद रखना है बस। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके अंदर उन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बताया था। किंगडम से बड़ा डोमेन होता है, जैसे हमने वो लिखा था ना, कपकॉफगस, यस मैम। इसमें किंगडम से ऊपर हमारा डोमेन, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर बाकी जो यहाँ पे बताया हुआ है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये सब हम लोगों को पता ही है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और स्पाइरोगायरा क्या है? एक मल्टीसेलुलर एल्गी है। दोनों की दोनों एल्गी हैं, लेकिन अलग अलग किंगडम के अंदर रखी गई है, क्योंकि एक यूनिसेलुलर है उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, और मल्टीसेलुलर वाली को प्लांट के अंदर हम लोग रखेंगे। सॉर्टेड है सबको यहाँ तक? यस मैम। फंजाई को मैंने अलग क्यों रखा? बिकॉज फंजाई के अंदर सेल वॉल जो थी वो काइटिन की बनी होती थी, बाकी किसी के अंदर सेल वॉल काइटिन की नहीं होती, इसलिए। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला वाला हाईलाइट कर लेना। इन्होंने बोला कि ये अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों यूनिसेलुलर हैं या नहीं है? यस पहले मैम। प्लांटी के अंदर रखी गई थी, पहले प्लांटी के अंदर रखी गई थी ड्यूरिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको किसमें रख दिया हमने? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, बिकॉज यूनिसेलुलर एल्गी है। तो आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हो ना, तो साइड में लिख लेना इसके यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो इसको किस में रखेंगे हम? प्रोटिस्टा में रखेंगे। ऐसा ही मेरे पास पैरामीशियम और अमीबा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, पहले एनिमेलिया के अंदर रखे गए थे, अब इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। क्लियर? यस मैम। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट किंगडम, विच वन इज मोनेरा। मोनेरा के ऊपर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन आता है कि भाई मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? हाईलाइट कर लेना बच्चों, जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ वो। फिर नेक्स्ट आता है कि आपके अगर हैंड में हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब आपके हाथ में सॉइल है, उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं। बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको पाए जा सकते हैं। क्यों पाए जा सकते हैं? बिकॉज हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल एनवेलप होता है, जिसमें सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है सेल एनवेलप में? बताओ जल्दी से। ग्लाइकोकैलिक्स, फिर अंदर की साइड सेल वॉल, और सबसे इनर साइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन फोल्डिंग्स थी, उन इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आउटवर्ड फोल्डिंग्स थी पिली और फिम्ब्री। फ्लैजिला किससे बना होता था? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। 9+2 अरेंजमेंट था या फिर सिंपल वाला था? 9+2 सही में 9+2 था। सिंपल था बच्चों, 9+2 यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है, और वो 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। 9 डबलेट की फॉर्म में पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, 2 सेंटर में सिंगलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितने हो गए? 18+2 20 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है। सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता था, या सेंट्रियोल के अंदर? हम उसके अंदर ही माइक्रोट्यूब्यूल होते थे। माइक्रोट्यूब्यूल होते थे, लेकिन पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते थे सिर्फ, वो भी ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो 9 3 जा 27, और सेंटर में क्या होता था? एक प्रोटीन हब होता था। हाँ यस मैम। फिर ये हमें समझ में आ गया कि भाई एक्सट्रीम कंडीशंस में क्यों पाया जाता है, बिकॉज ये एक अकेले ऐसे मेंबर होता है जिसके ऊपर सेल एनवेलप होता है। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स और कहीं नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया की शेप भी मैंने आप लोगों को वहीं पे समझा दी थी। कोकस, स्फेरिकल, बेसिलाई, रोड लाइक, स्पाइरलम, स्पाइरलाइक, विब्रियो, कोमा शेप। शेप दे देंगे आपको बना के और पूछ लेंगे किस टाइप की शेप है, ठीक है। पहला सोल मेंबर, हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितनी बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, अगेन शेप। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से। फिर आता है मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, बैक्टीरिया की देखो
इसके ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है कि भाई बैक्टीरिया है तो सिंपल है, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स। दिखने में सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। याद रखने का तरीका मतलब दिखने में इतने छोटे हैं कि हम लोग उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितने ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, दिखने में सिंपल है, ठीक है। फिर इसके बाद सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे सेंसिटाइज देयर ओन फूड, ये भी नहीं याद रखना। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑटोट्रॉफ, इसमें से कुछ मत याद रखना, बस ये याद रखना सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये लिखवाया था जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो मेरे बैक्टीरिया होता है ना, उनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बट क्या पाया जाता है? नोट्स नहीं ओपन करके बैठे हो क्या? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड, मतलब सेक्सुअल पूरी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं पाया जाता है। इसके अंदर सिर्फ गैमीट्स बन सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई जाइगोट नहीं बनेगा। तो इसलिए बोल देते हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। डन। फिर आते हैं मेरे पास बैक्टीरिया की क्लासेस। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आते हैं? ये वो बैक्टीरिया हैं जो हार्श से हार्श कंडीशन में भी पाया जाता है। क्वेश्चन आता है वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी रीजन्स में भी पाए जा सकते हैं, उनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। जो हॉट से हॉट स्प्रिंग में भी पाए जा सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल। जो हमारे मार्शी एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, मिथानोजेंस। सॉल्टी एरियाज के अंदर हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर थर्मो एसिडोफिल, मार्शी एरिया के अंदर मिथानोजेंस। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। फिर आता है मिथानोजेंस। मिथानोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? काउस और बफेलोज की रुमिनेंट में रहते हैं। रुमिनेंट मतलब उनके स्टमक के अंदर रहते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी काउ डंग से मिलता है। क्लियर? आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से क्यों डिफर करते हैं? बिकॉज दे हैव अ different cell wall structure which make them tolerable. फिर आता है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब हमें पता ही है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रू बैक्टीरिया। इनको हमने ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोला? बिकॉज इनकी सेल वॉल तो रिजिड थी। इसके अलावा ये हमारे मोटाइल भी थे, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यू बैक्टीरिया के अंदर क्लासेस साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है और इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा या उसकी जगह कुछ और होगा? बैक्टीरिया है, क्लोरोप्लास्ट की जगह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? स्पाइटोफोर्स। क्रोमैटोफोर। जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना सब शांत हो जाता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसीलिए हम इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल का मतलब कॉलोनीज में रहता है। फिलामेंटस बॉडी के अंदर छोटे छोटे फिलामेंट्स प्रेजेंट है। इनकी जो कॉलोनीज होती है वो किससे सराउंडेड होती है? क्वेश्चन आता है। जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है। और ये क्या बनाते हैं? एल्गल ब्लूम बना लेते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज मतलब कोई भी वाटर बॉडी है उसके अंदर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सारी चीजें अगर चली जाएंगी तो वहां पे नेचुरली ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से मेरी पूरी वाटर बॉडी ग्रीन मेरे को दिखने लग जाएगी। उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। पढ़ा है ना इकोसिस्टम्स वाले चैप्टर्स में हमने, इकोलॉजी में, है ना? तो क्वेश्चन आ सकता है एल्गल ब्लूम कौन सी एल्गी कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर पाते हैं? बिकॉज इनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस। और ये हेट्रोसिस
के अंदर प्रेजेंट होती है? नोस्टो एनाबीना के अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, अब याद करो इसको फिर से। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, रिजिड सेल वॉल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो अगर वो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मैं डालूंगी, पोल्यूटेड वाटर बॉडी का मतलब होता है उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में फोस्फेट कंपाउंड्स अगर होंगे, ठीक है, तो वो वहां पे एल्गर ब्लूम दिखा देगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होता है जैसे नोस्टो कैनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं हेट्रोसिस्ट। ये तो था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। फिर आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया। फिर यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको यूज करेंगे। इनका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी साइकिल्स में। नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नॉर्मली जो खुद से फूड नहीं बना पाएंगे, किसी दूसरे से फूड लेंगे। जैसे कि मेरे पास कर्ड बनाते हैं मिल्क से, एग्जाम्पल LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स बनाना, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम। है ना। ये कुछ पैथोजेंस होता है जो आपके डिसीज भी, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिसीज कोजिंग भी होता है, जैसे कि कॉलेरा डिसीज हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, टिटनस हो जाता है, सिट्रस कैंकर हो जाता है। ये सारी डिसीज है जो अलग अलग बैक्टीरिया कोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? सिट्रस कैंकर एक स्किन रिलेटेड डिसीज होती है ये आपका। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक अकेला ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये, जो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। और ये पैथोजेनिक भी होता है प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता? याद रहेगा माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO। इसका साइज भी मैंने आप लोगों को याद कराया। यस मैम। कराया था ना सबको, साइज भी याद? यस मैम। यस मैम। क्या क्या क्या? मैम ये कंडीशनल एनारोब है। कंडीशनल एनारोब नहीं होता, एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब, एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट पे डिफरेंस पता है? यस यस मैम। फैकल्टेटिव, जो बताओ। मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है और एब्सेंस में भी, वो उनको फैकल्टेटिव बोलते वो हैं। फैकल्टेटिव एग्जैक्टली, मतलब फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड चेंज कर देता है ना, उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। एंड ऑब्लिगेट, जैसे कि मैंने माइकोप्लाज्मा को बोल दिया कि भाई ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा, तो ये सिर्फ विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा। अगर मैंने इसको ऑक्सीजन दे दिया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब। एनएरोब देखो टर्म, एनएरोब मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करना चाहता है। और अगर मैं बोलूं फैकल्टेटिव एरोब, तो मतलब उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन रखोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? मैम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बता दीजिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव देखो, ये मैंने आप लोगों को शायद उसमें भी बताया था ना जब वो पढ़ाया था। यस मैम, ग्राम स्ट्रेन वाला है ना, ग्राम स्ट्रेन वाला। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टेनिंग। कि भाई जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था अपने पेन वाला, कि मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको एक इंक में डिसॉल्व किया और फिर उसको अल्कोहल में वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अगर इसका जो कलर था वो पूरा का पूरा रिमूव हो गया, तो मैं क्या कंसीडर करूंगी कि मेरे पेन के ऊपर कुछ ऐसी लेमिनेशन थी, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कवरिंग थी जिसकी वजह से कलर ये अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा चीज कुछ प्रेजेंट थी। सेम बैक्टीरिया के अंदर था कि भाई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव वो जिनके अंदर कलर रह गया था, कलर रिटेन हुआ था। ग्राम नेगेटिव वो जिनका कलर वॉश आउट हो गया था। अब जिनका कलर वॉश आउट हुआ होगा उन्हीं के ऊपर तो एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर थी किसकी? लिपो पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड।  पॉलीसेकेराइड।                                                                                               पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड।
और ग्राम पॉजिटिव वालों के ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड की एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट नहीं थी। ओके मैम। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास इसके बारे में। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है मेरे पास, मैंने बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड किया। ग्राम पॉजिटिव कौन कौन सा? ग्राम अरे अभी जो पढ़ा हमने, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? मैंने बोला कि भाई जो मेरा आर्की वाला है वो हार्श से हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाएगा, बिकॉज इसकी सेल वॉल जो है वो कुछ अलग टाइप से मिलके बनी है। तो इसकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? स्यूडो म्यूरिन से इसकी सेल वॉल बनी होती है। और यू बैक्टीरिया की म्यूरामिक एसिड। ये भी आप पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे या नहीं? Yes, ma'am. आएंगे। तो इसके अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। अब इसके अंदर भी क्लासेस याद रखनी है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। मतलब ये सारे के सारे हम लोगों ने प्रोटिस्टा के अंदर रखे। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका किससे? क्राइसोफाइट से। क्राइसोफाइट में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई क्राइसोफाइट के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है मेरे पास डाई एटम एंड गॉल्गी। Mates. एक सेकंड होल्ड करना बच्चे, कॉल आ रहा है मेरे पास। Okay, ma'am. या बच्चों,
चलो, तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्राइसोफाइट्स पे। क्राइसोफाइट्स में हम लोगों को क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको डायटम्स और गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स इज इक्वल्स टू डायटम्स प्लस गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे गारंटेड मिलने वाला है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। ये हमारे पास क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट के अंदर पैसिवली फ्लोट करते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो एकदम सोप बॉक्स के जैसी होती है, और किससे बनी होती है? वो सिलिका से बनी होती है, और इसकी जो वॉल वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। सिलिका से बनी होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो कितने पॉइंट्स हो गए हम लोगों के यहाँ पे याद करने के लिए? मनोज रिपीट करो इसको। यस मैम। मैम ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी सेल वॉल नॉन मोटाइल। यस मैम। नॉन मोटाइल का बताया मैंने? मैम आपने तो फ्लोट बताया कि पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में। मैम मैं बताऊँ? मैम मैं बताऊँ? मैम हम बताएं? मैम बताओ 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 बताओ। मैम इसमें आपने अभी हमें बताया कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके अंदर डायटम्स आते हैं, डायटम्स को ही हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। और इसी के अंदर इसमें आपने बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इजिली पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के अंदर। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है, एक सॉफ्ट बॉक्स की तरह। और जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। मैम डायटम्स गोल्डन एल्गी मैम डायटम तो अलग होते हैं ना? यस मैम। डेस्मिड्स डेस्मिड्स को गोल्डन एग कहते हैं ना? डेस्मिड्स को ये बोलता है, ये याद रखना है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल थी, सेल वॉल में सॉफ्ट बॉक्स लाइक था। इसमें मैंने आपको एपिथीका और हाइपोथीका बताया था। ऊपर वाला एपिथीका, नीचे वाला हाइपोथीका। वाला हाइपोथीका। हाइपोथेका, ये याद रहेगा सबको। जो सिलिका होता है, ये सिलिका आपका कैसा होता है? एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लासी लाइक होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। 3 फीचर्स। फिर इसके बाद डायटम्स जो होते हैं हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। मतलब जिस भी हैबिटेट के अंदर रहता है ना, उसके अंदर अपनी सेल वॉल का बहुत सारा डिपोजिशन छोड़ देता है। उसी डिपोजिशन से बन जाता है डायटमीशियस अर्थ। अब यही जो सिलिका है आपका, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये पॉलिशिंग में भी हम इसको हेल्प कर सकते हैं। ऑयल्स या सिरप्स, इनके फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है। और डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर्स हम इसको बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होता है? जो मैम ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट से अपना खाना बनाते। प्रोड्यूसर्स मतलब ओशियंस के प्रोड्यूसर्स हैं ये। ओशियंस के अंदर प्लांट्स नहीं पाए जाएंगे, ओशियंस के अंदर डायटम्स पाए जाएंगे। हाँ। और मैम जो भी आपने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की मैम सेल वॉल लिखवाई थी, हम एक बार आर्की बैक्टीरिया दिखा देते। आर्की बैक्टीरिया की मैंने क्या बताया? आर्की बैक्टीरिया वो सूडोम्यूरिन की बनी होती है, सूडोम्यूरिन। और जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है ना, उसकी प्रॉपर म्यूरिन की बनी होती है। प्रॉपर म्यूरिन का मतलब प्रॉपर पेप्टाइडोग्लाइकन। आपने जो लास्ट टाइम जो चेंज कराया था, ये तो लास्ट टाइम चेंज कराया था, क्या बताया था लास्ट टाइम मैंने? मैम डायटम्स की अगर आपने कहा था कि जो आर्की बैक्टीरिया का था उसका जो म्यूरिन का होगा, और जो यू बैक्टीरिया है उसका जो पेप्टाइड जो ग्लाइकन का होगा। मैम बताओ साक्षी। मैम डायटम्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ, डायटम्स से क्वेश्चन आएगा। जितने एनसीईआरटी में लाइंस मैंने हाईलाइट कराया ना, इनके ऊपर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड आगे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो आशुतोष, इसमें ना उसको करेक्ट कर लेना, मे बी वहां पे कुछ गलती हुआ होगा। जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना, वो सूडोम्यूरिन से मिलके बना होता है, सूडोम्यूरिन। यू बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए हम इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर ट्रू म्यूरिन प्रेजेंट होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना होता है। मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये। उसके अंदर प्रॉपर म्यूरिन प्रेजेंट नहीं होता। सूडो, सूडो का मतलब होता है ना फॉल्स, प्रॉपर म्यूरिन, इसलिए आर्की
बैक्टीरियम उनको बोलते हैं। ओके। मैम ग्लिटेनियस मतलब मैम मॉइस्चर वाली, लिब्रिकेशन वाली। ग्लिटी का मतलब होता है शाइनी शाइनी। शाइनी। इशिका नहीं आ रही है क्लास में? आज नहीं है ना इशिका क्लास में? प्रणव है क्लास में? यस मैम। ओके, और कौन नहीं आया? चलो आगे। हाँ, चैप्टर हम लोग फिनिश कर लेंगे आज ये। डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब है कि दो फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगी या नहीं होंगी इसके अंदर? यस यस अब दोनों फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगी, देखो याद रखना। इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स। इंपॉर्टेंट है, पहला याद रखोगे, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल होगी एक ट्रांसवर्स होगी, और इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, जिसकी वजह से इनका अलग अलग कलर हो जाता है। ये येलो भी दिखाई दे सकता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, रेड भी, कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट। ऐसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल गॉनिलेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाईलाइट कर लेना ये, ठीक है। जिस भी समुद्र के अंदर, जिस भी सी के अंदर ये रहेगा उसको पूरा रेड बना देगा, इसीलिए इसका नाम रेड टाइड बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ गया, रेड टाइड इज नोन एज गॉनिलेक्स। क्या है वो? हमारे पास प्रोटिस्टा है, मतलब डाइनोफ्लैजिलेट है वो। डाइनोफ्लैजिलेट, पहली चीज, सेल वॉल अलग अलग कलर शो करेगी, और इसकी फ्लैजिला दो टाइप से होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसवर्स होगी। इसकी सेल वॉल के ऊपर सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। सेलुलोज की प्लेट्स होंगी आउटर सरफेस पे, और ये अपने अंदर से एक टॉक्सिन भी सिक्रीट करेगा। और हमें पता है सी के अंदर रह रहा है या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो वहां के जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। क्राइसोफाइट के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? डायटमीशियस अर्थ याद रखना है, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं डेस्मिड प्लस गोल्डन एल्गी या कुछ और, डायटम्स प्लस गोल्डन एल्गी, या फिर उसको डेस्मिड्स बोलते हैं, उससे मिलके बना होता है। सेल वॉल सिलिका का बना होता है, सिलिका ट्रांसपेरेंट होता है और पॉलिशिंग वगैरह में हेल्प कर रहे हैं उसकी, जहां पे भी रहता है वहीं पे डायटमीशियस अर्थ बना देता है। डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में याद हो गया। फिर आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के अंदर हमारा यूग्लिना ही एग्जाम्पल आएगा। ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी जहाँ पे होता है। यूग्लिनॉइड के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग में टेबल आप लोगों को दिखाई थी, वहां पे सेल वॉल में लिखा हुआ था प्रेजेंट इन सम लिखा हुआ था ना, तो सम में यही एक्सेप्शन है। सेल वॉल की जगह पे इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल बन जाती है। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर भी दो फ्लैजिला था, यूग्लिना के अंदर भी दो फ्लैजिला होगा, बट वहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्स था, यहाँ पे एक शॉर्ट हो जाएगा, एक लॉन्ग हो जाएगा। ये फोटोसिंथेटिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब भाई सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, सनलाइट नहीं होगी तब भी ये कुछ ना कुछ करके, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक, सनलाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉफिक। क्लियर? यस मैम। फिर आता है मेरे पास स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड नाम से पता चल रहा है क्या है मेरे पास? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। इन ये जनरली ऐसे स्लाइम याद रखना है, ऐसे सेप्रोफिटिक रखना है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका प्लाज्मोडियम पे। जब इनको एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है स्लाइम मोल्ड का, तो ये एक बॉडी बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक वो भी था मलेरिया वाला, वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। मतलब फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना लेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके उसके अंदर से फ्रूटिंग बॉडीज बनने लग जाएंगी। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई प्लाज्मोडियम के ऊपर ही आएगा। डायग्राम देख लेना। ए डायग्राम किसका दिया हुआ है हमारे पास? डाइनोफ्लैजिलेट में गॉनिलेक्स का डायग्राम है। बी यूग्लिना है। सी क्या है हमारे पास? स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड की प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर ये दिखाई हुई है। और डी पैरामीशियम है। फिर आता है मेरे पास प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स आपके हेटेरोट्रॉपिक है, प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रहता है, यहीं से क्वेश्चन आता है।
प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह ये रह सकता है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होंगे हमारे पास जो फ्रेश वाटर में रहेंगे, एग्जाम्पल वही अमीबा, अपना फूड कैप्चर करेंगे अपने सूडोपोडिया की हेल्प से बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, ये होता है ना फेगोसाइटोसिस। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जिनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होगा। ट्राइपैनोसोमा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ट्राइपैनोसोमा कौन सी डिसीज कोज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटोजोन्स वो प्रोटोजोन्स जिनकी बॉडी के ऊपर सीलियास प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये याद रखना है आप लोगों को। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल हमारा मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, ये आप लोगों को याद रखना है। इन्हीं से क्वेश्चन आप लोगोों को मैथ्स मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है पूरा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा सबको? स्टैगरिंग मतलब क्या होगा? किसका बेटा? मैम स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है फैला हुआ, बहुत ज्यादा। लास्ट पेज पे लिखा है कि ये बहुत ज्यादा फीट तक लॉन्ग हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फीट पे ग्रो कर जाते हैं हमारे। याद हो जाएंगे बच्चों सारे पॉइंट यहाँ तक? अब देखो ये वाला चैप्टर एटलीस्ट मैं 3rd या 4th टाइम आप लोगों को करा रही हूँ। पहले भी मैंने एक पॉइंट ऐसे याद कराए थे आप लोगों को, अब भी फिर से करा रही हूँ, लेकिन आप लोग भूलते चले जाते हो। और भूलने का रीजन ये है कि आज मैंने पढ़ा दिया, गारंटेड बात है एग्जाम तक आप लोग इसको उठा के भी नहीं देखोगे चैप्टर को, इसलिए आप लोग भूलते हो। मैं आप लोगों को अभी ह्यूमन फिजियो का कोई चैप्टर कराने लग जाऊं और वहां से बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने लग जाऊं, आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तभी तक आपने पढ़ा था, या फिर जो चीजें मैंने छुड़वा दी थी, पूरे पूरे चैप्टर नहीं कराए थे, कुछ कुछ पॉइंट छुड़वा दिए थे ना टॉपिक की खुद पढ़ लेना, वो भी आप लोगों को नहीं आते होंगे, क्योंकि आप लोग रिवीजन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। एंड आपके रिवीजन का ज्यादा टाइम देने के लिए ना आप लोगों का क्लासेस के बीच में जो एक गैप हम लोगों ने किया हुआ था ना कि क्लासेस 5 बजे तक हुआ करेंगी, उसको हमने रिड्यूस करके 3 बजे तक कर दिया है, ताकि आप लोगों को सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा मिले। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी प्रॉपरली नहीं करोगे तो क्लासेस का काउंट भी हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब कम कर देंगे। 3 क्लासेस अभी हो रही हैं, 2-2 क्लासेस हो जाएंगी, ताकि आप सेल्फ स्टडी में ज्यादा ध्यान दो। डीपीपी इस पे ज्यादा फोकस मत करो, अभी टाइम है रिवीजन का। अगर रिवीजन ही नहीं करोगे तो डीपीपीस करने का क्या फायदा है? ये नहीं कि मैंने अभी ये चैप्टर करा दिया, किसी के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, 2 घंटे उसमें लगा दो, नहीं करना है बिल्कुल भी। रिवाइज करना है, जो मैंने पढ़ा दिया इसको रिवाइज कर लो, इसके अलावा और जो चैप्टर दिया हुआ वो रिवाइज कर लो। और मैम इसमें ये गिलेट्स मतलब क्या होता है? किसका मतलब? रिलेटेड प्रोटोजोन में कि ये फूड टू बी स्टिर्ड इनटू गिलेट। देखो, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कोज द वाटर लेडर इनटू द फूड टू बी स्टिर्ड इनटू द गलेट। गलेट का मतलब होता है इनकी माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम के अंदर। सीलिया बताया था ना ओट्स के जैसे वर्क करता है, जिस मीडियम के अंदर रहते हैं उस मीडियम के अंदर भी मूवमेंट कराते हैं और साथ ही साथ उस बॉडी का भी मूवमेंट कराता है। तो पैरामीशियम के बाहर जो सीलिया है, जिस मीडियम में वो रह रहा है, वो क्या करेगा, वाटर के अंदर भी मूवमेंट कराएगा, जिसकी वजह से जो फूड है वो डायरेक्टली स्टिर्ड मतलब चला जाएगा इनटू द गलेट। गलेट मतलब माउथ ऑफ द पैरामीशियम। ओके ठीक है साक्षी बेटा, बुक्स के लिए ना मैं एक बार और आज बात कर लूंगी, आज से आई गेस वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। चलो फिर आता है मेरे पास फंजाई। फंजाई में इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको, सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट दोनों में ग्रेट डाइवर्सिटी ये दिखाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास पक्सीनिया पेनिसिलियम। पक्सीनिया क्या होता है? व्हीट रस्ट। साइड में लिख लेना इसको, व्हीट रस्ट पक्सीनिया। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, किससे मिला था ये? पेनिसिलिन है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, फंजाइज आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड अकर इन एयर वाटर प्लेसेस, मतलब ऑलमोस्ट सॉइल्स हो गए, वाटर हो गया, प्लांट हर जगह पे पाए जा सकते हैं। ये आपके वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में भी आपके पाए जा सकते हैं। फंजाई कहीं पे भी पाई जा सकती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। मैम ये कॉस्मोपॉलिटन क्या है? कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जो हर जगह पे पाया जा सकता है, किसी भी जगह पे, एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, कहीं पे भी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें याद रखना पड़ता है, सिर्फ एक यूनिसेलुलर ईस्ट है, वो है
मतलब यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है, फंजाई जो कि एक फिलामेंटस है। ईस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बर्डिंग की ठीक है, इसके अंदर हाइपीज बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका माइसीलियम। सम हाइपीज जो होते हैं, कुछ हाइपी इनके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब कि भाई हाइपी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए हैं। वो किस वजह से बनता है मल्टी न्यूक्लिएटेड? कि भाई कैरियोकाइनेसिस तो चल रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। ऐसे हाइपी को क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक हाइपी, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, और बहुत सारे न्यूक्लियस तभी आते हैं जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर रिपीटेडली 3 माइटोटिक डिवीजन करा के हम लोग उसके अंदर 8 न्यूक्लियस बनवा देते थे, फिर सेल वॉल बनवाते थे। 3 एंटीपोडाल सेल्स होती थी, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता था ना। यस सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलके इनकी सेल वॉल बनी होती है। मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोसिस भी करा सकते हैं। एल्गी के साथ सिम्बायोसिस में जब ये रहते हैं उसको बोलते हैं लाइकन। लाइकन किसका इंडिकेटर है? मैम। SO2 पॉल्यूशन। हाँ जी मैम, जैसे इस पिछले वाले पेपर में आया था कि ये वाटर पॉल्यूटेंट नहीं होते ना, SO2 होते ना? नहीं, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं होते, ये SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर, पॉल्यूशन नहीं फैलाते, इंडिकेटर कि मतलब जिस जगह पे मेरे को लाइकन दिख रहा है उस एरिया के अंदर क्या होगा? कम पॉल्यूशन ज्यादा होगा, मैम कम होगा पॉल्यूशन। मतलब लाइकन जो होता है वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं करता। अगर आपको किसी एरिया के अंदर लाइकन दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स वो एरिया क्या है? लेक ऑफ पॉल्यूशन है, वहां पे बिल्कुल पॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहा है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पहला सिम्बायोसिस हमें लाइकन में देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड सिम्बायोसिस हम लोगों को माइकोराइजा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। माइकोराइजा का मतलब होता है जब मेरा फंजाई हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस करके रहता है। हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस करके क्यों रहता है? ये हमें पता है फंजाई की जो बॉडी होता है हाइपी लाइक होती है, बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना लेती है, जिस नेटवर्क की वजह से वो क्या होता है, उनका वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देता है। और वो वाटर एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा उनके लिए जरूरी हो जाता है कुछ प्लांट्स के लिए कि अगर वो सिम्बायोसिस में नहीं रह रहे फंजाई के साथ, उनके जो सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाते। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनके अंदर, रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे, या फीजन के थ्रू हो सकता है या फिर बडिंग के थ्रू हो सकता है। तीनों मेथड्स हम लोगों को क्लियर है? यस मैम। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ जाता है। हमने बोला बडिंग के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फीजन के थ्रू हो सकता है। इनके अंदर स्पोर्स के थ्रू भी बन जा सकता है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। तीनों अलग अलग नाम है या एक नाम है? तीनों का मतलब एक है, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसी स्ट्रक्चर्स होती है? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स है, These are asexual spores. Sexual spores क्या आते हैं? oospores, ascospores और basidiospores। कुछ फंजाई जो होते हैं बहुत सारे स्पोर्स आगे जाके फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। 3 फेजेस इनके अंदर आते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस होता है जाइगोट के अंदर। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। आप लोगों ने जब PYQs किए होंगे या फिर FSTs दिया उसमें देखा होगा, डाइकैरियोन या डाइकैरियो फेज से भी क्वेश्चन आया हुआ है, है ना? यस मैम। चलो फिर प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, गैमी का मतलब फ्यूजन होता है, प्लाज्मो का मतलब प्रोटोप्लाज्म, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का, 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमीट्स। 2 गैमीट्स क्लोजली आएंगे, उनके बीच में पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, उसके बाद उनके न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, दिस इज नॉन एज कैरियोगैमी। फिर दोनों के फ्यूज करने से क्या बनेगा? ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के अंदर हमारा मियोसिस होगा, और मियोसिस से कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? हैप्लॉइड बनेगी। तो जिससे मेरे पास क्या मिलेगी? हैप्लॉइड स्पोर्स आएंगे। पहले प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा, देन रिडक्शनल डिवीजन होगा। क्लियर?
और मैम इसमें ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे स्पोर ही बनेंगे। हाँ, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे। मैम फ्रूटिंग बॉडी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। फ्रूटिंग बॉडीज कुछ नहीं होते, वो छोटी छोटी बॉडीज होती है जिनके अंदर से स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। मतलब जिन बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं। ओके मैम। जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, दो हैप्लॉइड हाइपी कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। मतलब मेरे पास एक हाइपी ये है, एक हाइपी ये है, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। दोनों के दोनों हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड के मिलने से क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ फंजाई ऐसे होता है, कुछ का एग्जांपल इन्होंने दिया है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, जिनके अंदर क्या होता है, डाइकैरियोन फेज पाया जाता है। मतलब मेरे पास ये N और N है, सपोज एक ही फंगस है N और N, उसको मैं किसी हैप्लॉइड के साथ फ्यूज करा रही हूँ, तो ट्रिप्लॉइड बनेगा या नहीं बनेगा, वहां पे 3N बनेगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N2 न्यूक्लियाई per cell occurs, such a condition is known as dikaryon and this phase is known as dikaryon phase। मतलब ऐसी फेज जिसके अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं एक ही फंगस के अंदर। डाइकैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, वो बॉडी, वो सेल, डाइकैरियोन, एंड दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियोन फेज। फ्रूटिंग फॉर फंजाई जो हमारा फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, जिसके मैम अंदर ये डाइकैरियन फेज पेरेंट में दिखेगा या मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें? पेरेंट में भी दिख सकता है ये, और उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी दिख सकता है। ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कब दिखेगा, जब दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से फ्यूज किया, फ्यूज करके मेरे पास डिप्लॉइड बना। मतलब आइडियली जाइगोट है, रिडक्शनल डिवीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिडक्शनल डिवीजन से फिर दो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। बाय चांस रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, तब हम इसको बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये डाइकैरियोन बन। आ जाता है कि दो न्यूक्लियस यहाँ पे बनने लग जाते हैं, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई दे जाता है। 3N कब बनेगा बेटा? 3N तब बनेगा जब एक डाइकैरियोन किसी एक हैप्लॉइड के साथ फ्यूज करेगा। तो मैम जैसे भी आपने बताया, पहले तो इसमें मैम पेरेंट्स से हैप्लॉइड हैप्लॉइड आएंगे, तो दो सेल आराम से इसमें डिप्लॉइड बनेगा। फिर ये यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होनी चाहिए, बट बाय चांस नहीं हो पाता, तो वहाँ पे डाइकैरियोन बन जाता है। हाँ, वहाँ पे डाइकैरियोन बनेगा, और फिर वो किसी दूसरे के साथ अगर फ्यूज कर रहा है, एक डाइकैरियोन किसी हैप्लॉइड के साथ, तब ट्रिप्लॉइड बन सकता है ना। यस। लेकिन फंजाई के अंदर ट्रिप्लॉइड नहीं पाया जाता, सिर्फ डाइकैरियोन फेज पाई जाती है। सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे डाइकैरियोन फेज किस किस के अंदर पाए जाते हैं, या फिर डाइकैरियोन फेज क्या होता है, ये दो क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे। डन है सबको? नेटवर्क चला गया था। देखो रितु, सिर्फ ये याद रखना बेटा कि यहाँ पे आपका फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। 3 फेजेस होती हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जब भी दो गैमीट्स होंगे, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो फर्क नहीं पड़ता, पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर उनके न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। देन न्यूक्लियाई फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। किसी किसी के अंदर डाइकैरियोन फेज भी देखी जा सकती है, जिसके अंदर एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एग्जाम्पल याद रखना है, प्लस डाइकैरियोन फेज क्या होता है वो याद रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फंजाई के अंदर अलग अलग क्लासेस डिवाइड किया है। क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्लासेस किस बेसिस पे डिवाइड की गई हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, वो जो माइसीलियम बना रहे हैं, वो जो नेटवर्क बना रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मनोज, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैम इंटरनल अपीयरेंस। दोबारा बोलो। इंटरनल अपीयरेंस कैसी है उसकी? मॉर्फोलॉजी आउटर जो अपीयरेंस होते हैं। एग्जैक्टली, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस क्या है, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल अपीयरेंस क्या है। ठीक है, चलो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज।
फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। पहला पॉइंट, एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं। डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट या फिर डैम्प प्लेसेस, मतलब डैम्प प्लेसेस पे भी डिकेइंग वुड, मतलब सेप्रोफाइटिक नेचर के दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ये मेरे को? इनका माइसीलियम होगा वो एसेप्टेट माइसीलियम का मतलब कि ये मेरे पास माइसीलियम है, इसके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, मतलब सेल वॉल नहीं बना है इसके अंदर। एक माइसीलियम ये है, एक माइसीलियम ये है, ये एसेप्टेट है और ये सेप्टेट है। कोइनोसाइटिक है, ऑब्वियसली बात है भाई, एसेप्टेट होगा तो सारे के सारे न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है तो ये कोइनोसाइटिक भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के थ्रू हो सकता है। ए प्लानो, याद रखना है ज़ूस्पोर्स तो हमें याद रहता है मोटाइल है, ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स होता है एंडोजीनसली का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्सोजीनसली का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली बाहर। तो स्पोर्स किसके अंदर बन रहा है? स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ दो गैमीट के फ्यूजन से यहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है। देखो याद रखने वाले पॉइंट, माइसीलियम कैसा है ये क्वेश्चन याद रखना है। स्पोर्स कैसे हैं? ज़ूस्पोर्स है, ए प्लानोस्पोर्स है, ये याद रखना है। इनके गैमीट्स कैसे होते हैं? इनके गैमीट्स आइसोगैमस भी हो सकता है और एनाइसोगैमस भी होते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आ जाना है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोपस, कॉमन नेम भी याद रखना है, राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट की तरह रहता है एल्ब्यूगो। याद हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। यस मैम। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में आपको याद रखना है एग्जाम्पल सबसे पहले पेनिसिलियम, और रेयरली हमारा जो ईस्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। सेप्रोफाइटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासाइटिक और कोप्रोफाइलस। कोप्रोफाइलस का मतलब होता है जो काउ डंग के ऊपर ग्रो करता है। ये माइसीलियम कैसे होगा इनका? सेप्टेट होगा। अगर सेप्टेट है तो कोइनोसाइटिक हो सकता है कभी भी? नहीं नहीं। तो सेप्टेट है तो फिर ब्रांच जो होगा इसके साथ हमारा ये रहा। पहले वाले में एंडोजीनसली था, यहाँ पे एक्सोजीनसली। और इनके स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडिया जब जर्मिनेट करेंगे माइसीलियम बनेगा, इसको भी मत याद रखना। इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम याद रखना, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं हम एस्कोस्पोर। एस्की याद रख लेना है, स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स एंड एस्की फ्रूटिंग बॉडी। फिर आपका आ जाएगा या इसको कार पे आप इसको लिख लेना, एग्जाम्पल्स फिर डायरेक्टली याद रखना है इसके। एस्परजिलस, क्लैविकैप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पे क्वेश्चन आ जाता है ये। ऐसी कौन सी फंजाई है जिसको हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं, या फिर वो कौन सी क्लास की फंजाई है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद कुछ मेंबर्स जो होते हैं जैसे कि मोरल और ट्रफल, कौन सी फंजाई होती है जो एडिबल भी होती है? एग्जाम्पल मोरल एंड ट्रफल्स। फिर आएगा हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं हमारे पास मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। पहले वाले के अंदर जैसे एस्की या फिर एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, क्या इसके अंदर भी ऐसा कुछ बनता है? फ्रूटिंग बॉडी बनता है। उसके अंदर एस्कोकार्प था बिकॉज एस्कोमाइसिटीज का था, ये बेसिडियोमाइसिटीज है तो इसके अंदर बेसिडियोकार्प बनेगा। बॉडी बेसिडी या फिर बेसिडिया। एग्जाम्पल्स याद रखना, अस्टिलागो अगैरिकस मतलब मशरूम, अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया, रस फंजाई। ठीक है। और जब हमने वो डाइकैरियोटिक वाला देखा था तो डाइकैरियोटिक फेज भी मेरे को यहीं पे तो मिल रही थी। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरो के एग्जाम्पल याद रखना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं अभी तक डिस्कवर हुआ, वो है मेरी ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज अब तक वेल नोन क्यों नहीं है? बिकॉज इसके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस नहीं डिस्कवर की गई हैं। एग्जाम्पल्स याद रखना फिर डायरेक्ट आपका, या माइसीलियम सेप्टेट, वैसे माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच तो सब में आ जाएगा। एग्जाम्पल एल्टरनेरिया, कोलियोडोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये लिखना है आपको। अब क्या करना है आप लोगों को, जितने मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कराए हैं, एक
कॉपी में से कोई भी एक सिंगल पेज निकालोगे, उसके ऊपर सिर्फ पॉइंट लिखोगे जो आप लोगों को याद करना है, तब ये चैप्टर याद रहेगा। ठीक है। यस। और मैम उस पेज को कॉपी में फिर चिपकाना है। हाँ मतलब करना चाहो कर लो, या फिर बेस्ट तरीका होता है एनसीईआरटी में जहाँ पे आपका ये चैप्टर है उस चैप्टर में ही रख लो। जब भी आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना रीड करने के लिए, आपके सामने आपके नोट्स आ जाएंगे, ये स्टैपल कर लेना वहीं पे पेज के ऊपर की साइड में। तो पहले आपके नोट्स आएंगे, नोट्स एक बार पढ़ लेना, फिर एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स हाईलाइट किए वो पढ़ लेना, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़नी बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। फंगस वाले पे बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बार इधर तो उधर हो जाए, इसीलिए तो बताया ना अनामिका, जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है उनको एक टेबल बना के लिख लो। मैम एक बार सेप्टेड और एब्सेप्टेड बता दो। सैप्टेट का मतलब होता है कि भाई बीच में कोई सेपरेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है। ये देखो कोई बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है इसमें माइसीलियम में, तो इसलिए मेरी माइसीलियम क्या है, एसेप्टेट है। एसेप्टेट है तो बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही मिलेंगे मेरे को, तो ये कैसी हो जाएगी, कोइनोसाइटिक हो जाएगी। इसके अंदर सेप्टाज है, सेल वॉल है बीच में, तो ये मतलब ये सेप्टेड एंड ब्रांच। सेप्टेट हो जाएगा और ब्रांच हो जाएगा। मैम माइसीलियम एक बार एक्सप्लेन कर दो। माइसीलियम क्या होता है बेटा, माइसीलियम हमारे इसकी ऐसे, जैसे कि ये मेरे पास सपोज ये स्ट्रक्चर है, जैसे वो होता है ना हमारे प्लांट के पास रूट्स होती है यस मैम। अटैच रहने के लिए, ऐसे ही के पास माइसीलियम होता है, याद रखना है। हम लोग किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं उसकी रूट से ही ना, रूट से प्लांट को निकालते हैं, रूट को सॉइल में लगा देते हैं, उससे एक नया प्लांट बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे माइसीलियम से एक नया फंजाई बनता है। माइसीलियम इज जस्ट सिमिलर टू रूट्स। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट वन पार्ट, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, तो हम लोग उसी में पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन। अब इनको शॉर्ट में कौन बताएगा, लाइकन तो सबको पता ही होता है। लाइकन का मतलब क्या, एल्गी प्लस फंजाई होता है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है तो फूड बना के देगा, फंजाई उसको मिनरल्स और न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कराएगा। वायरस किससे मिलके बना होता है, वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या, न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो इसको मैं बोलूंगी वायरस। अगर मैंने इसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड को हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लिक एसिड हटा दिया तो वायरोइड बन जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर से प्रोटीन हटा दिया तो प्रायोन बन जाएगा। नो मैम, एक सेकेंड, प्रोटीन हटा दिया, प्रोटीन बच जाता है ना प्रायोन के अंदर, तो मैम वायरोइड्स में बता देते हैं ना प्रोटीन। मैम प्रायोन्स के पास प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन होता है प्रायोन्स के पास, तो इसका मतलब मैंने जब न्यूक्लिक एसिड हटा दिया तो बच जाएगा सिर्फ प्रोटीन, तो प्रायोन होगा। ठीक है, और जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब मैंने प्रोटीन को हटाया, फिर प्रोटीन को हटा दिया, बच गया क्या, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, तो वो बच जाएगा मेरे पास वायरोइड। इसीलिए तो इसको याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका यही होता है कि भाई प्रायोन्स हैं, P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, इनके पास सिर्फ प्रोटीन है। और हमें पता है कि इनहेरिटेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रायोन के पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है, फिर भी वो डिसीज कॉजिंग है। क्यों, क्योंकि इनका जो प्रोटीन होता है उसके अंदर इनवेरिएबल फोल्डिंग्स पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रायोन्स भी इन्फेक्टियस बन जाता है। प्रायोन्स, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के अंदर इनवेरिएबल फोल्डिंग्स। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। और ये चीजें आप लोगों को पता ही है कि भाई वायरस नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं, उनके बीच के एंटिटी होते हैं। होस्ट के बाहर होंगे तो नॉन लिविंग, होस्ट के अंदर होंगे तो लिविंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दे देंगे आपसे और डायग्राम देके पूछ लेंगे कि भाई ये किसका डायग्राम है, टीएमवी का डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर आरएनए होता है और ये नीचे कैप्सिड होता है। ये कैप्सिड मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बना होता है, मोनोमर्स यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। कितने कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है ये, कितने कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, लिखवाया था ना आप लोगों को।
वायरस को हमने किसी किंगडम के अंदर रखा था या नहीं रखा था? नो मैम। नो मैम। नहीं रखा था, तो ये हमारा 200 कैप्सूमिया यूनिट से मिलके बना होता है। फिर इसके साइंटिस्ट पे बच्चों को क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। क्या आता है कि हमारे पास वायरस का मतलब विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? इवानोवस्की। कब? 1892 में। इन्होंने बोला कि भाई कुछ माइक्रोब्स हैं एज कोजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। टोबैको की रूट्स के ऊपर मोजेक लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिली थी, नेटवर्क टाइप से स्ट्रक्चर। वो किसकी वजह से था? वो वायरस की वजह से था। फिर इन्होंने देखा कि भाई वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो इनके अंदर टोबैको के अंदर मोजेक डिसीज फैला रही है। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया से भी छोटी है, और दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू वो निकल गई, इसका मतलब वो छोटी है। फिर आया मेरे पास एमडब्ल्यू बेजरिंग 1898 में, जिन्होंने बोला एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। मतलब एक टोबैको प्लांट है जो इन्फेक्टेड हो रखा है, उसका एक्सट्रैक्ट लिया और उसको क्या करा दिया, फिर इन्फेक्शन कराया एक हेल्दी प्लांट के साथ। और वहां पे फिर इन्होंने बोल दिया कि भाई हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि वहां पे उस इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर, पहले वाले इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर एक पैथोजन था जिसको हम बोलते हैं वायरस। वो अपने अंदर से एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए, उसका नाम है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला इवानोवस्की, फिर बेजीरिंग। बेजीरिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था टोबैको प्लांट के ऊपर। इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया, हेल्दी प्लांट के साथ छोड़ दिया, देखा हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया। किस वजह से इन्फेक्शन हुआ? एक स्ट्रक्चर थी वायरस जो अपने अंदर से एक फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ। यहां तक क्लियर है जितना अब तक मैंने बताया? यस मैम। फिर आए मेरे पास WM स्टेनले 1935 में। इन्होंने बोला कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना है, लार्जली ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना है, इसको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। इसीलिए वायरस को नॉन लिविंग बोला गया था, बिकॉज किसी भी लिविंग बॉडी को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और वायरस मेरे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि भाई बॉडी के अंदर रहेंगे तभी इन्फेक्शन कोज करेंगे, बॉडी के बाहर इन्फेक्शन कोज नहीं करेंगे। अगर ये फैकल्टेटिव होते तो बॉडी के बाहर भी इन्फेक्शन कर रहे होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते, बॉडी के अंदर भी। ये होस्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते। दे आर इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। 3 साइंटिस्ट, इवानोवस्की, बेजीरिंग और WM स्टैनले। इवानोवस्की 1892, फिर उसके बाद क्या है 1898, देन 1935। ये 3 इयर्स याद रखने हैं, इवानोवस्की, बेजीरिंग और WM स्टैनले। IBW। हाँ जी मैम, ये जो इवानोवस्की थे उन्होंने भी टोबैको पी किया था या फिर नॉर्मली वायरस के बारे में बताया था जहर? उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि भाई टोबैको प्लांट के अंदर कुछ डिसीज हो रखी है, मोजेक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रही है उसकी बॉडी के ऊपर ये। और उन्होंने सिर्फ उसको पता ये बोला था कि भाई ये जो हुआ है इनके अंदर, जो इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उन्होंने पास करा के देखा, वो स्ट्रक्चर नीचे पास ऑन हो गया था, मतलब बैक्टीरिया से छोटा। सिर्फ ये बताया था इन्होंने। ओके। हमारे बेजीरिंग ने क्या किया, तो जो इन्फेक्टेड प्लांट था उस इन्फेक्टेड प्लांट को पकड़ा, उसका एक्सट्रैक्ट उठाया, हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन करा दिया, जिसकी वजह से वो उसको नाम वायरस दे दिया, फ्लूइड का नाम उन्होंने उठा के उसको दे दिया। फिर WM स्टेनले ने, जो उन्होंने बेजीरिंग ने वायरस दिया, उसको क्रिस्टलाइज करके बोल दिया कि भाई आउटसाइड द बॉडी इसका कोई यूज नहीं है, इनर्ट है ये, इनसाइड द बॉडी ही ये काम करेगा, इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ओके, क्लियर है? जूबिया आपने डाउट लिखा हुआ है माइसीलियम। माइसीलियम आपको क्लियर हो गया था, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज को। क्लियर है मैम? फंगस वाले पे बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लियर है बच्चों? अगर किसी का क्वेश्चन रह जाए ना चैट सेक्शन में तो बोल के बता दिया करो। मैम ये मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक ऐसे वाला जैसे होता है ना, बेंजीन रिंग, ऐसे स्ट्रक्चर होती है मोज़ेक। ओके मैम।
ठीक है। फिर इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई वायरस के पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होगी एक ही बॉडी के अंदर। और वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड भी है इसके अंदर और प्रोटीन भी है। न्यूक्लिक एसिड हटा दिया, सिर्फ प्रोटीन बच गया, तो उसको प्रायोन बोलेंगे। प्रोटीन हटा दिया, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बच गया, उसको वायरॉइड बोलेंगे। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्टियस होता है। वायरस that infect plants have single stranded RNA and virus that infect animal have single or double stranded। मतलब वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे हमेशा उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ये चीज याद रखनी है। वो वायरस जो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होंगे, लेकिन जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। जो हमारा प्रोटीन कोट होता है वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे यूनिट से मिला बना होता है, कैप्सोमियर। यही जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये कैप्सोमियर्स कैसे अरेंज होते हैं, हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरस कौन कौन से डिसीज कोज करता है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स भी एक डिसीज है जो एचआईवी कोज करता है। प्लांट के अंदर मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसे टोबैको के अंदर लीफ रोल हो जाना, लीफ का कर्लिंग हो जाना, येलोइंग हो जाना, वीन्स का क्लियर हो जाना, ड्वार्फिंग हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ हो जाना, ये सब हमारे पास किसकी डिसीज है, वायरस की डिसीज है। अब ये पढ़ो वायरॉइड्स और प्रायोन्स। वायरॉइड्स किसने दिए थे, टीओ डाइनम साइंटिस्ट ने दिए थे 1971 में। अब वायरॉइड क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट हटा दिया, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बच गया, तो ये वायरस से भी छोटे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना? कोई प्रोटीन पार्ट नहीं है तो इसका मतलब इनके पास फ्रीली आरएनए प्रेजेंट होगा और बहुत लो मोलिकुलर वेट इनका हो जाएगा। कौन सी डिसीज कोज करता है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज ये कोज करता है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज। पहले नोट्स में मैंने आप लोगों को सब लिखवाया हुआ है। ये प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट है। अब बोलते हैं कि भाई प्रोटीन तो इन्फेक्टियस नहीं होता, लेकिन इनका प्रोटीन इन्फेक्टियस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये भी वायरस से सिमिलर होता है साइज में। साइज में सिमिलर वायरस के क्यों है ये, और वायरॉइड वाले छोटे क्यों है, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट होता है वायरस के अंदर प्रोटीन ही होता है। यहाँ पे वायरॉइड के अंदर हमने पूरा प्रोटीन हटा दिया तो न्यूक्लिक एसिड तो कुछ छोटे से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। इन एजेंट्स को हम प्रायोन बोलते हैं। ये डिसीज कोज करता है, कौन सी, BSE, फुल फॉर्म याद रखना, जिसको हम बोलते हैं मेड काउ डिसीज इन कैटल। और एक और डिसीज है CJD डिसीज जो ह्यूमंस के अंदर होती है। दोनों डिसीज का नाम याद रखना, BSE मेड काउ डिसीज। मेड काउ डिसीज के अंदर क्या होता है, दोनों की दोनों ब्रेन रिलेटेड डिसीज है, न्यूरोलॉजी रिलेटेड न्यूरल डिसीज है दोनों की दोनों, ठीक है। तो मैम न्यूरल इम्पेयरमेंट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी बोलो। ये काऊ में होती है क्या? हाँ काऊ में होती है मेड काउ डिसीज, लिखा हुआ है ना, देखो BSE मेड काउ डिसीज इन कैटल, और ह्यूमंस के अंदर CR जैकोब डिसीज। एक और डिसीज मैंने आपको बताई थी, क्यूरू डिसीज, लाफिंग डिसीज, यस भी ह्यूमन के अंदर होती है। फिर लाइकन आता है, लाइकन आप लोगों को पता ही है। लाइकन के अंदर जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो फंगल वाला पार्ट होता है उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड कराता है फंजाई को, फंजाई उसको शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। बस हो गया चैप्टर फिनिश। लाइकन पोल्यूशन इंडिकेटर है, कौन सा पोल्यूशन इंडिकेटर है, SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर है। डन बच्चों यहाँ तक सबको। मैम एक बार प्रायोन वाले जो भी आपने दो नाम बताए थे, एक तो क्यूरो था और एक कौन सा था, ये CJD और एक आपका BSE लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, देखो दो तो लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा बता दिया, लाफिंग डेथ। हाँ हाँ मैम ह्यूमन वाला
अच्छा, ह्यूमन में 2 होते हैं सिर्फ, एक तो CGD और एक लाफिंग डेथ, क्यूरू डिसीज। लाफिंग डेथ और क्यूरू दोनों एक ही हैं। ओके मैम आज बात कर लीजिएगा प्लीज। आज हाँ बेटा, मैं अभी बात करूंगी बस क्लास के बाद ही बुक्स। वैसे उन्होंने बोला था कि मंडे से वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा देंगे, होपफुली आज करा ही देंगे। मैम कॉल आएगा फिर? कॉल आएगा आप लोगों के पास, या मैसेज भी आ सकता है। वैसे जहां तक वो कॉल ही करेंगे क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है, 25 या 26 ही बच्चे।